हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या आज देख लेंगे। हम लोग टीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उस क्रम में ये थर्ड वीडियो, कौन सा वीडियो है? ये थर्ड वीडियो है। जो लोग इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट ना देखे वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कल हम वीडियो शूट कर रहे थे। खैर, हम लोग बहुत आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है कि लाइन छू करके नहीं जाना है। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं। इस बुक में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, हर चीज के बारे में पूरा एकदम बहुत अच्छे से विस्तार से सारा कुछ दिया हुआ है। तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों का बहुत अच्छे से रिवाइज करा दे। ठीक, जो चीजें हैं पीवाई की वो आप लोग अक्सर देखते हो, रिपीट होता रहता है। जहां कहीं भी हो, आरपीएससी का भी पेपर हुआ उठा करके आप लोग उसे देख सकते हैं। डीएसएसबी हो गया, बिहार हो गया, जहां कहीं भी स्टेट में, झारखंड हो गया, हर जगह जहां भी होम साइंस से पेपर होता है, सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन इधर से उधर मिलते रहते। जीआईसी का एलटी में, एलटी का टीजीटी में, टीजीटी का पीजीटी में, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमने सोचा जितने भी पेपर हैं इसके बाद 2021 के बाद फिर मैं 2016 के लेकर के आऊंगी। इसी तरीके से जो भी 3-4 पार्ट में होगा हम लोग करते चलेंगे। और ऐसे ही हम लोग आराम आराम से होले होले विस्तार से पढ़ते चलेंगे। कोई भी जल्दी नहीं है, किसी को जल्दीबाजी नहीं है। जिसे जल्दीबाजी हो भाई वो फिर अपना कोई और रास्ता देख ले। फिलहाल मैं तो बैठी हूँ आप लोग की तैयारी कराने के लिए ही। लेकिन अब चलिए, इतनी बातें हो गई, अब मैं आप लोग का हाल चाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। और अपने आप को इतना परफेक्ट बना लीजिए, इतना तैयारी कर लीजिए कि जैसे ही आपके सामने प्रश्न आए आपके एकदम तुरंत जबान पे आंसर हो, तुरंत पेन से क्लिक करो, आंसर करो, आगे निकल जाओ। इस कदर आपकी आंखों में क्वेश्चन बस जाना चाहिए। ठीक है, तैयारी का मतलब ये है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो हमको भी नहीं आ रहे होते और आपको भी नहीं आ रहे होते। कुछ क्वेश्चन टफेस्ट टफेस्ट होते हैं, ठीक, यानी टफों में भी टफ होते हैं, ठीक, कठिन से भी कठिन होते हैं। तो उस क्वेश्चन की आप बात छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन की बात छोड़ करके बाकी क्या है, 125 क्वेश्चन का पेपर होता है। तो क्या उसमें से क्या हर कोई 125 ही क्वेश्चन सही करता है? 100 पार कर दीजिए, 102, 103, 104। आपको ये हम बता दें, आपकी नौकरी रखी हुई है। ठीक है, जहां आप 100 क्रॉस प्रैक्टिस सेट आप करिए 125 का, और आप देखिए कितना सही हो रहा है। अगर आपका 100 प्लस जा रहा हो तो थोड़ा सा आप और मेहनत कर लें प्लीज। अगर आपका जहां 110 सही होने लगा, आपको कोई एक सीट पाने से रोक नहीं सकता, ये जान लीजिएगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, नहीं 125 में 25 लाना है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, आपको टॉपर नहीं बनना, एक सीट चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो लोग नए हो क्लास को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और क्या करते, क्लास को शेयर कर दे, ताकि जरूरतमंद लोगों को भी क्लास मिल सके। ठीक, बहुत बातें हो गई, हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का क्या आंसर है? क्या प्रश्न है? वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? नंबर 1 ऑप्शन ए प्लांट यानी पौधों पर, ऑप्शन बी ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव पर, ऑप्शन सी फिजिकल रिसोर्सेस यानी भौतिक साधनों पर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी उपयुक्त सभी पे। आप अपना आंसर बताते क्या होगा। फिलहाल आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन हम गलत करके आए थे। ठीक है, और हम ही नहीं, लगभग लगभग बहुत से लोग ये क्वेश्चन गलत करके आए थे। मेरे जो जानने वाली 1-2 लोग थे वो भी गलत करके आए थे। सब लोग आलाप इस पे लगाए थे कि भाई वायुमंडल में अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो क्या वायुमंडल में हम लोग नहीं रहते हैं? यही सोच करके हम आलापिच कर दिए थे। लेकिन आपका आयोग क्या माना था? आपका आयोग केवल प्लांट को माना था। ठीक है, कि सल्फर डाइऑक्साइड किस पे प्रभाव दिखाएगा? तो प्लांट पे। ठीक, आयोग ने क्या माना था कि प्लांट पे दिखाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है, यानी केमिकल यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र SO2 होता है। क्या होता है? SO2 होता है। यह तीव्र गंधक युक्त एक तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखियों के विस्फोट से निकलती है। यह एक रंगहीन गैस होती है। कैसी होगी? कलरलेस गैस होगी। यह गैस पौधों पर, मानव पर, भौतिक साधनों पर प्रभाव डालती है, परंतु सबसे ज्यादा पौधों पर इनका प्रभाव पड़ता है। देखिए, सही तो है लेकिन सबसे अधिक की बात कर रहा है कि सबसे अधिक पौधों पर प्रभाव डालती है। यही सोच करके हम आलापतिस लगाए थे और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। ठीक है, मैं आप लोग को बताते भी चलती हूँ कि मेरा क्या गलत हुआ था। अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60। आप कहोगे मैम एक्सटेंशन एजुकेशन हम पढ़ें और एड कॉस्ट ट्रिक को ना पढ़ें तो अधूरा माना जाता है। ये तो आप सही कहीं मैम। अब आप बता दो कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? ऑप्शन ए ध्यानाकर्षण, सॉरी क्या है? ध्यानाकर्षण है यानी अटेंशन है। ऑप्शन बी इंटरेस्ट यानी अभिरुचि है। ऑप्शन सी चलिए ठीक है, क्या है? डिस्ट्रैक्शन है यानी ध्यानाविकर्षण है। ऑप्शन डी संतुष्टि है। आप कहोगे मैम
डी की जगह पे डिजायर होता है, ना कि डिस्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? डी फॉर डिजायर। इसका विस्तार से दिया होगा, हम लोग देख सकते हैं। प्रसार शिक्षा के चरण जेपी लिंक्स के अनुसार प्रसार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? एक्सटेंशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक अच्छे प्रभावी प्रसार शिक्षण कार्यक्रम के अग्रलिखित 5 चरण होते हैं। कितने स्टेप होंगे? 5 स्टेप होगा। क्या क्या? नंबर 1, स्थिति एवं समस्या का समाधान करना। मेरी आगे क्या समस्या है, क्या स्थिति है? मेरे पास स्थिति ये है कि मेरे पास इतना काम है कि पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। समस्या ये है कि गरीबी घेरे, हमें पैसा चाहिए। ठीक, हमने ये देख लिया। दूसरा क्या है? उद्देश्य एवं समस्या का समाधान क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पैसा कमाना। समस्या का समाधान क्या है? नौकरी पाना। ठीक है। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योजना। अब शैक्षिक योजना क्या है? हम क्या प्लानिंग करें कि हम एक पीजीटी की सीट ले लें, हम एक पीजीटी की सीट ले लें। जो भी तैयारी करो, जीआईसी की ले लें, एलटी की ले लें, आरपीएससी का ले लें, जो भी हम तैयारी कर रहे हो, कि किस तरीके का अपना प्लान बनाए कि हमें एक नौकरी मिल जाए। ठीक है। हमारी शैक्षिक योजना क्या हो? हम दिन भर में कितने घंटे पढ़े तो एक नौकरी मिल जाएगी, कैसे कैसे अपने टाइम को शेड्यूल करें। ठीक, फिर क्या करेंगे? शेड्यूल करने के बाद हम मूल्यांकन करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे 125 क्वेश्चन का। उसमें से देखेंगे कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा। अगर सही हो रहा है तो ठीक किस किस एरिया से सही हो रहा है। पांच पांच ब्रांच है ना हम लोगों के, हम लोग 5 ब्रांच में अध्ययन करते हैं। इन पांचों में सबसे मेरा कमजोर कौन सा है, सबसे मेरा अधिक कौन सा है? अगर जो सबसे अच्छा है उसमें थोड़ी सी तैयारी करके हम और नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। जो बहुत ही मुझे नहीं आ रहा है उसके पीछे मुझे भागना ही नहीं है, जो आ रहा है मुझे उसमें मेहनत करके 2 नंबर हम और सही कर लें। ये मैंने क्या कर लिया? अपना मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन कर लिया। फिर पुनर्विचार कि 125 में से हमारे कितना आया, क्या हो रहा है, कहाँ क्या कमियां रह गई कि इस बार मेरा नहीं सीट निकला। ये पुनर्विचार हो जाता है। ठीक है। ऐसे चीजों को पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। इधर एट कॉस का ट्रिक पढ़ लो। ध्यानाकर्षण यानी अटेंशन, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, इच्छा यानी डिजायर, विश्वास यानी कन्वेंशन, नॉलेज यानी जानकारी, क्रिया यानी एक्शन। और क्या है? क्रिया यानी एक्शन, डबल ए होता है क्या? एट कॉस होता है। संतुष्टि यानी क्या होगा? संतुष्टि, संतुष्टि से क्या होता है भाई? एक्शन, एक्शन हो गया ना। संतुष्टि से क्या होगा? सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मूल्यांकन का। इवेल्युएशन कभी कभी याद ही नहीं आता है। ठीक है। इस तरीके से आप ट्रिक को याद रख लीजिए। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इधर ओहो पेज गलत, इधर आ जाओ। तो जब कुछ होता है ना तो बार बार होने लगता है। ठीक, इधर आ जाइए। और फोस्ट्री का उपयोग किया जाता है। आप लोग को जब मैंने एलटी का, एक सेकंड, हो सकता है आप लोग को आवाज आई हो। जब मैंने एलटी का पेपर आप लोग को सॉल्व कराया था तो उसमें भी दिया था कि अपोस्ट्री क्या है। जितने लोगों ने सॉल्व किया होगा, 3 पार्ट में एलटी का पेपर मैंने सॉल्व कराया है। जो लोग ना सॉल्व किए हो जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो ये मान के चलो कि ये हर एग्जाम में लगभग लगभग आता ही है कि अपोस्ट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है। और लगभग लगभग अगर बच्चा तैयारी कर रहा हो तो हर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होता है। ठीक, फिर भी क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा नहीं कि ऐसा कहीं आयोग क्वेश्चन ला देगा कि जिसका आप उत्तर ना दे पाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आप अपने तैयारी को इतना कॉन्फिडेंस में रखो कि जो मैंने रट लिया, जो याद कर लिया, समझ लिया, तो वही आंसर होगा तो होगा। ठीक है। तो अपोस्ट्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, लेइंग ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर बिछाने के लिए। ऑप्शन बी, टू कवर फर्नीचर, फर्नीचर को ढकने के लिए। ऑप्शन सी, टू ले ऑन बेड, पलंग पर बिछाने के लिए। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव यानी उपर्युक्त सभी। तो आप कहोगे मैम उपर्युक्त सभी तो होगा नहीं, ये होता है फर्नीचर को ढकने के लिए। ठीक है। इसका विस्तार से आप लोग पढ़ लो क्या होता है। अपहोल्स्ट्री, अपहोल्स्ट्री का उपयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। इससे फर्नीचर का जीवन बढ़ जाता है, साथ ही कक्ष की सुंदरता में भी अतिशय वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार अपहोल्स्ट्री का उपयोग मुख्यतः 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। नंबर 1, फर्नीचर के जीवन में बढ़ोतरी करना, अर्थात फर्नीचर को मजबूत और टिकाऊ बनाना। नंबर 2, फर्नीचर की उपयोगिता बढ़ाना। नंबर 3, कला की सुंदरता में वृद्धि करना। ठीक है। अब आ जाओ इधर, प्रसार शिक्षा 62 का आंसर करिए। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू। ऑप्शन 1, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन बी, ज्ञान में परिवर्तन लाना। ऑप्शन बी, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव यानी उपयुक्त सभी। तो आप कहोगे मैम एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब ही है कि इन सभी में परिवर्तन लाना।
कि व्यक्ति का हम दृष्टिकोण बदल दे। ठीक है, कि आप इस तरीके से पैसा कमाना चाह रहे हो, हम इस तरीके से, आप धूप में सुखा करके अचार को बचाना चाह रहे हैं, हम अगर सिरका डाल दे तो उसमें अचार बच जाएगा। हमने उनका दृष्टिकोण बदल दिया, उनके ज्ञान में परिवर्तन ला दिया और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि कर दी, कार्य दक्षता में, कि आप बार बार अचार को ले जाओगे, छत पे सुखाओगे, कई राउंड करोगे, और इससे अच्छा है कि एक दो बार थोड़ा सा सुखा करके उसमें सिरका डाल दो, उससे अचार क्या होगा, आपका बचा रह जाएगा। तो उनकी कार्य दक्षता में भी हमने परिवर्तन ला दिया। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे आओ, देखो क्या है, ग्रामीण जनता के जीवन स्तर तथा रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना सिखाना तथा नवीन तकनीकी को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना ही प्रसार शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य व सिद्धांत निम्नलिखित है। दृष्टि सॉरी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना, करके सीखना, ये सब क्या होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन का उद्देश्य होता है। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 63। आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को कहते हैं। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्लूकागॉन, ऑप्शन सी कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन डी सोमैटोस्टैटिन। आप अपना आंसर करें, क्या होगा, आप कहोगे मैम इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन कह रहा है, तो आंतों की भित्ति से उत्पन्न होगा। इंसुलिन कहाँ से होता है, इंसुलिन तो पेनक्रियास से होगा, ग्लूकागॉन भी पेनक्रियास से होता है। अब इन दोनों में आंसर होगा, आप इन दोनों का आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा, आप कहोगे मैम इन दोनों में से कोलिसिस्टोकाइनिन जो होगा, ये आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला क्या है, हार्मोन है। ठीक है, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। यह आंतरिक रसों के श्रावण में सहायक होता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देख करके नहीं पढ़ते हैं, हम लोग टाइम देख करके पढ़ते हैं। ठीक है, 1 घंटा 55 मिनट, 56 मिनट, 1 घंटा 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरीके से रेगुलर 10:40 पे प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है। जिनको प्रीमियर चलता है, जिनको अपना वहां ABCD आंसर देना आकर के देख सकते हैं, विभा है, विवेक है और भारती जी हैं, ये लोग रेगुलर क्लास में आकर के आंसर देते हैं और अपना स्कोर देखते हैं क्या सही है। उन लोग, अब लोग काफी अच्छा करने लगे हैं, उन लोगों का क्वेश्चन बहुत कम होता है, तो बहुत कम गलत होता है। इस तरीके से अगर आपको भी आंसर देना है तो 10:40 पे क्लास में आना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे 10:40 बजे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन दंड से पहुंच जाए और आप क्लास में आ जाए। ठीक, संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है। ऑप्शन ए एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के अंत में। ऑप्शन बी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, यानी साल के शुरुआत में। ऑप्शन सी मिड ऑफ द ईयर, यानी साल के मध्य में। ऑप्शन डी बोथ, यानी ए एंड बी दोनों। आप आंसर करते क्या होगा, आप कहोगे मैम 64 का आंसर ये क्या है, ये सबका गलत नहीं हुआ था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भी मेरा गलत हुआ था कि मैम संतुलन तालिका जो है साल के अंत में बनता है, और मैंने लगा दिया था कि साल के शुरुआत में बनता है। तो आप लेकिन इसको गलती नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे कि बैलेंस शीट जो होती है वो कब बनती है, एंड ऑफ द ईयर में बनता है, यानी साल के अंत में बनता है। ठीक है, संतुलन तालिका मुख्यतः साल के अंत में या महीने के अंत में किसी भी खाते के लेखा जोखा का विवरण देने के लिए बनाई जाती है। इनका प्रयोग मुख्यतः लघु उद्योगों के लेखा जोखा के रूप में किया जाता है, अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन चल रहा, 63। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63, 64 था क्या, हाँ 64। ठीक है, 64। अब यहाँ 65, आप अपना आंसर करें। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है। आप बता दें, एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड एंड टिश्यूज, इसको क्या पढ़ेंगे, ओक्योर्स इन। ठीक, आप बता दो क्या होगा, रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है। ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसीमिया में, ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया में, ऑप्शन सी डायबिटिक कोमा में, ऑप्शन डी सीलियक डिजीज में। आप बता दो क्या होगा, आप कहोगे मैम हाइपो और हाइपर। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, हाइपो का मतलब कम होता है और हाइपर का मतलब अधिक होता है। ठीक है, पहली बात तो आप इसको पकड़ करके रखिएगा कि अगर किसी चीज की कमी पूछे तो आप हाइपो को लगाएंगे, और हाइपर जैसे हाइपर टेंशन हो गया तो क्या हो गया, बीपी का अधिक होना। नॉर्मल बीपी होती है 80-120,
ठीक है। और जब 80 120 से अधिक हो, यहाँ पे 100 हो जाए, यहाँ पे 140 हो जाए, तो इसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे। तो ये आप समझ करके चलिएगा कि हाइपो मतलब कमी होता है और हाइपर मतलब अधिक होता है। अब यहाँ आंसर आप दे दो। आप कहोगे मैम कीटोन बॉडीज की बात हो रही है तो डायबिटिक कोमा वाली बात होगी, ठीक है। 65 का क्या आंसर होगा? सी आंसर हो जाएगा। कीटोन अम्लता या कीटो एडिसिस, कीटो एसिडोसिस उस स्थिति को कहते हैं जिसमें शरीर में कीटोन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। मानव शरीर में बनने वाले 3 प्रमुख कीटोन हैं। आप लोग देखते चलिएगा कौन तीनों कीटोन है। एसीटो एसिटिक अम्ल, क्या होगा? एसीटो एसिटिक अम्ल, एसीटोन तथा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, ठीक है। इनके निर्माण वसा अम्लों के टूटने से एवं अमीनो अम्लों के डीएमिनेशन से होता है। डायबिटिक कोमा की अवस्था में रक्त के अंदर अम्ल की अधिकता हो जाती है जिसे कीटो एसिडोसिस कहते हैं। अतः विकल्प सी हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर करते हैं। 66 का आंसर है कि जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल? आप बता दो। ऑप्शन ए बिगिनिंग स्टेज यानी प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन बी एक्सपेंडिंग स्टेज यानी विस्तार अवस्था, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिंग कंट्रैक्टिंग स्टेज यानी संकुचित अवस्था, ऑप्शन डी रिक्वायरमेंट स्टेज या रिटायरमेंट स्टेज यानी सेवानिवृत्त अवस्था। आप कहोगे मैम किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ती है? तो रिटायरमेंट में तो साधन का मांग बढ़ेगा नहीं, प्रारंभिक अवस्था में केवल हस्बैंड वाइफ होते हैं, संकुचित अवस्था कुछ होता नहीं है, तो ऑप्शन मैम बी हो जाएगा विस्तार अवस्था। क्या होगा? विस्तार अवस्था। यहाँ पे बहुत ही विस्तार से दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़िए। परिवार का आरंभ विवाह संस्कार होने से होता है। हमारे यहाँ 16 प्रकार के हिंदुओं में संस्कार होता है, जिसमें से एक विवाह को भी संस्कार माना गया है, ठीक है। इसमें युवक युवती विवाह कर नए परिवार का आरंभ करते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र 3 प्रकार का होता है। किसने इसको बांटा है? तो बिगलों ने बांटा है। किसने बांटा है? बिगलों ने बांटा है। प्राथमिक अवस्था, विस्तृत अवस्था एवं संकुचित अवस्था। अभी आप लोग को स्क्रीनशॉट भी दिलवा देंगे। प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा या प्राइमरी स्टेज में क्या होगा? इसमें सामंजस्य, स्थापत्य कला, पति पत्नी एक साथ रहना, कम खर्च होता है, ठीक है। एक साथ रहते हैं, धन का कम खर्च होता है, 2 ही लोग होते हैं। फिर विस्तृत अवस्था में क्या होता है? इसमें शिशु का आगमन हो जाता है यानी बच्चा जन्म ले लेता है। फिर पालन पोषण की अवस्था आ जाती है, उसका प्रारंभिक शिक्षा हो जाएगा, फिर माध्यमिक शिक्षा होगा, फिर वो विश्वविद्यालय में शिक्षा करने जाएगा या जो भी होगा नेट करेगा, टीजीटी कह रहे थे, नेट करेगा, एनआईटी करेगा, नीट करेगा, जो भी चीजें होगा वो उसकी तैयारी करने चला जाएगा, वहां पे पैसा खर्च होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? धन की अधिकता होती है, ठीक है। अब संकुचित अवस्था आ गया। कौन सी अवस्था आ गया? संकुचित अवस्था आ गया। अच्छा, सेवानिवृत्त, सॉरी मैंने इसमें क्या बताया था? संकुचित अवस्था नहीं होता है, सेवानिवृत्त कोई अवस्था नहीं होती है, संकुचित अवस्था होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लें। तो संकुचित अवस्था में क्या होगा? सेवानिवृत्ति हो जाएगी। व्यक्ति अगर सर्विस कर रहा हो, हमें लोग नौकरी कर रहे, जैसे 62 ईयर के होंगे रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक। तो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आर्थिक पुनर्नियोजन का काल होगा। उसके बाद क्या होगा? कार्य ऊर्जा की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था? ये काल था कि मतलब कौन सी अवस्था है? तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक, ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर कर दें। 67 क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। ये क्वेश्चन भी क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर बार रिपीट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप कहोगे मैम 9 मई 1958 यानी 9 मई 1958, 8 जून 1971, 2 अक्टूबर 1952 और 15 जनवरी 1960। तो आप कहोगे मैम 2 अक्टूबर 1952 इसका आंसर हो जाएगा। 1952 में फैमिली प्लानिंग भी हुआ था यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम भी लाया गया था। सामुदायिक विकास संपूर्ण समुदाय की चतुर्दिक विकास की एक ऐसी पद्धति है
जिसमें जन सहभाग के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम सन 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिलों में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गई। ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया। 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर को 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना पर कार्य आरंभ कर दिया गया। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक, इधर आ जाओ आप लोग। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, 1 सेकंड आप मुझे टाइम दे दें। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 17%। 14 होगा, 14 है। ठीक, यहाँ आप आंसर कर दें। आप कहोगे मैम 16% होता है, इसी की वजह से प्रोटीन क्या है, एक अलग हो जाता है। ठीक, प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रथम स्थान पाने वाला तत्व। ठीक, यह मुख्यतः कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर का मिश्रण होता है। आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में इन सब का मुझे प्रतिशत बता सकते हैं। सल्फर को मैं बता दे रही हूँ 7% होता है। नाइट्रोजन आप लोग जान गए 16% होता है। ऑक्सीजन भी आप जान लो 23% होता है। बाकी बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप इसका प्रतिशत हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना प्रतिशत ये सारे होते हैं। ठीक है, नहीं बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो में कभी आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल आप इसका आंसर देख लो। देख चुके क्या है? हाइड्रोजन सल्फर का मिश्रण है। प्रोटीन में औसतन नाइट्रोजन की मात्रा 16 से लेकर के 19 तक होती है। इधर आ जाओ, 69 का आंसर करते हैं आप। ये क्या है? व्हाट इज द appropriate प्रोपरेशन फॉर वर्क रिलैक्सेशन एंड स्लीप, यानी कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है? आप बता दो क्या है। ऑप्शन ए 8:7:4, 6:5:5, 8:8:8 और 5:6:6। इसका मतलब क्या है? कितना घंटा हमें कार्य करना चाहिए 24 घंटे में, कितना घंटा हमें 24 घंटे में आराम करना चाहिए और कितना घंटा हमको 24 घंटे में सोना चाहिए। तो 8 घंटा हमें कार्य करना चाहिए, 8 घंटा हमें विश्राम करना चाहिए और 8 घंटा हमें सोना चाहिए। और 8 तिरिक कितना हो गया? आप कहोगे मैम 24 हो गया। आपका पूरा 24 घंटा निकल करके आ गया। ये कार्य बांटा गया है। ठीक है, इधर आ जाओ, विस्तार से तो पढ़ना ही नहीं है कुछ। निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? शुद्ध तरल आहार की बात पूछ रहा है। ऑप्शन ए फ्रूट जूस यानी फलों का रस, ऑप्शन बी लेमन वाटर यानी नींबू पानी, ऑप्शन सी दाल का पानी, ऑप्शन डी चाय। आप बता दो। कह रहा है शुद्ध तरल आहार नहीं है, तो आप आंसर दे दोगे। आप कहोगे मैम ये सारे क्वेश्चन तो हम लोग रट डाले हैं, जो चाय होगा ये शुद्ध तरल आहार नहीं होगा। ठीक है, बाकी फलों का रस हो गया, नींबू पानी हो गया, दाल पानी हो गया, ये सब होंगे। ठीक है, इधर यहाँ देख लीजिए क्या है, शुद्ध तरल आहार में चाय नहीं आता। ठीक, ये भी विस्तार से बहुत अच्छे से नहीं दिया है। ठीक, यहाँ आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 71, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। क्या कहलाएगा असंतुलन? आप कहोगे मैम इनबैलेंस क्या है? ऑप्शन ए पॉल्यूशन कहलाएगा, ऑप्शन बी केमिकल पॉल्यूशन कहलाएगा, ऑप्शन सी कल्चरल पॉल्यूशन कहलाएगा, ऑप्शन सी फिजिकल पॉल्यूशन कहलाएगा यानी रासायनिक प्रदूषण कहलाएगा, कि सांस्कृतिक कि भौतिक। आप बता दो कि पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? आप कहोगे मैम इतना इजी आया था क्वेश्चन। जी हाँ, कि हम इसको पॉल्यूशन कहेंगे यानी प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, प्रदूषण अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण पर्यावरण में किसी पदार्थ जैसे ठोस, द्रव, गैस अर्थात अथवा ऊर्जा जैसे ऊष्मा, ध्वनि, रेडियोधर्मिता इत्यादि के प्रवेश को कहते हैं। यदि इसकी गति इतनी तेज हो कि सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा इसका परिक्षेपण यहाँ क्या लिखा? अच्छा, मंदन, वियोजन, पुनर्चक्रण अथवा अहानिकारक रूप में संरक्षण न हो सके। प्रदूषण के 2 स्पष्ट सूचक है।
किसी पदार्थ या ऊर्जा का पर्यावरण में प्रवेश और उसका प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति हानिकारक या अवांछित होना, अर्थात ये सही हो जाना है। पेज चेंज हो गया आप लोगों का। बता दो क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताइए। बायोलॉजिकल वैल्यू इज यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी विटामिन। आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम इस प्रैक्टिस सेट में प्रोटीन से 2 क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, आ चुका है कि इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन की। ठीक है, विस्तार से आप लोग देख लो। जैविक मूल्य भोजन में अवशोषित प्रोटीन की गुणवत्ता माप के लिए होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, ये आरडीए से क्वेश्चन आया था। अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। निन का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। 2020 आरडीए टेबल, द वेट ऑफ रेफरेंस, द वेट ऑफ रेफरेंस फॉर इंडियन मेन एंड वुमेन इज फिक्स्ड फॉर नॉर्मल बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स। क्या है, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स। ठीक है, ये क्या है, बीएमआई है। अगर यही बीएमआर हो जाए तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बीएमआर ना, क्या हो जाएगा बीएमआर, तो क्या हो जाएगा बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, और यहाँ क्या है, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग। प्रश्न पूछ रहा है कि आईसीएमआर और जो एनआईएन है 2020 के हिसाब से पुरुष और महिला का कितना एज कितना मतलब वजन होना चाहिए। ठीक, तो आप बता दो। आप कहोगे मैम 60 केजी पुरुष और 50 केजी महिला, 65 केजी पुरुष और 55 केजी महिला, 49 केजी पुरुष और 45 केजी महिला। तो इसका आंसर हो जाएगा आप और डी देख लो, 62 केजी मेल और 52 केजी फीमेल। तो आप कहोगे मैम 10 का अंतर जहां होगा हम वही मान लेंगे। तो 10 का ए और बी दोनों है, तो क्या आप दोनों कर लोगे। आप कहोगे नहीं मैम हम इतने भी बेवकूफ नहीं है। तो क्या होगा, 65 केजी पुरुष का वेट है और 55 केजी महिला का है। ठीक है, क्या है 55-55, जहां आप देखोगे 55-65, इस रेशो को आप सही करोगे। कभी भी आप 60-50 को नहीं सही करेंगे। और यही डाटा आज भी है। ठीक है, आज भी आपको यही आरडीए पढ़ना है। आरडीए में केवल चेंज बहुत कम हुआ जब रिवाइज होकर के आया है। केवल उसमें फाइबर वाली चीजों को देखना है। फाइबर 2000 किलो कैलोरी पे कितना था, 30 ग्राम है। यही केवल आपको ध्यान देना है। बाकी लगभग सारी चीजें वही हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जब आप लोग का एग्जाम करीब आएगा तो मैं करा दूंगी। ऐसे मैंने अपने चैनल पे 2 बार आरडीए का मैराथन चला दिया जब पीजीटी एग्जाम होने वाला था। जो नहीं देखे हो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, वही चीजें फिर पढ़ना नहीं है। इधर आ जाओ। प्रसार शिक्षा से बहुत क्वेश्चन बना है, आप लोग ये चीजें देख सकते हैं। इसलिए प्रसार शिक्षा वाले टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। एक्सटेंशन टीचिंग इज अ मेथड। प्रसार शिक्षा एक विधि है। कैसी विधि है, नॉन बिहेवियरल टीचिंग, अव्यवहारिक शिक्षण, ग्रुप टीचिंग यानी सामूहिक शिक्षण, बिहेवियरल टीचिंग यानी व्यवहारिक शिक्षण, और मॉस टीचिंग यानी जन शिक्षण। आप बता दे क्या होगा। आप कहोगे मैम ये कैसा शिक्षा होता है, कैसा शिक्षण होता है। तो ये व्यावहारिक शिक्षण होता है। कैसा होता है, व्यावहारिक शिक्षण होता है प्रसार शिक्षण। ठीक है, प्रसार शिक्षा, यहाँ पे आप लोगों को बहुत चीजें जानने को मिलेगा। पहले शांति से पढ़ते चलो। ठीक, प्रसार शिक्षा 2 शब्दों, ऐसा तो नहीं आप लोग बोर हो रहे हो कि मैम काश केवल आंसर कराती, इसको स्किप कर देती। देखिए आंसर खेलने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग पढ़ें, एक प्रश्न से हमें 4 चीजों की जानकारी ना मिले तो हमारा पढ़ना व्यर्थ है। ठीक है, हम वहां पे लाइन छूने नहीं जाते। हम बार बार यही कहते हैं ना कि ऐसा तो नहीं कि रेस हो रहा है आपको लाइन छू करके आना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको जो भी पढ़ना तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, जहां भी पढ़ो वहां पे आप साथ से पढ़ो कि जहां पे आप पढ़ रहे हो वहां से कुछ ना कुछ लेकर के आए। ठीक है, बाकी एबीसीडी तो आप ये क्वेश्चन नया नहीं है, पीवाईक्यू आप 1000 जगह क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक, इधर आ जाओ। प्रसार शिक्षा 2 शब्दों, प्रसार यानी जिसे एक्सटेंशन कहते हैं तथा शिक्षा यानी एजुकेशन कहते हैं, से मिलकर बना है। ठीक, प्रसार अंग्रेजी के शब्द एक्सटेंशन का ही हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द
एक्स तथा टेंसियो से बना है। एक्स का अर्थ होता है आउट या बाहर। अभी यही प्रश्न बन जाए कि एक्स का मतलब क्या है, तो आप कहोगे मैम बाहर या आउट। तथा टेंसियो का अर्थ होता है फैलाना। क्या होता है? फैलाना। टू स्प्रेड, ठीक है, क्या है? टू स्प्रेड, विस्तार करना। टू एक्सटेंड, विस्तृत करना जिसे कहेंगे, ठीक है। अर्थात प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान के सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाती है। किसको दी जाती है? युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाती है। और किससे? संस्थाओं की सीमाओं से बाहर है। उन्हें किसी संस्था से कोई मतलब नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी कोर्स से उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनका कोर्स बंधा हुआ है, उनके हिसाब से आपको उनके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना है। आप कहीं भी बाग में चौपाल लगा करके उन्हें सिखा दे रहे हैं, कहीं किसी फील्ड में उनको उनका कोई निश्चित नहीं है। बस उन्हें क्या है, व्यावहारिक रूप से आपको सिखाना है, ठीक है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है। ये क्या है? सब उनकी विशेषता है। अगर ऐसे 3-4 ऑप्शन करके आ जाए कि प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है, ऑप्शन ए अनपढ़ों की शिक्षा है, युवाओं को दी जाती है, प्रौढ़ों को दी जाती है, संस्था से बाहर दी जाती है। अब कहते ए सही, बी सही, 3 सही, तो आप जब जाने रहोगे तब तो निकाल पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं कर पाएंगे आप। बेरोजगारों की शिक्षा है, जिससे वे अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर यानी लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचा उठा सकते हैं। प्रसार शिक्षा एक व्यावहारिक शिक्षण है, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए आप लोग कितने अच्छे से दिया है। इसमें प्रसार शिक्षा से बनने वाले कम से कम 8-10 क्वेश्चन दिया, बस जरा सा में, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे निकल चले। क्वेश्चन नंबर 75। 1 घंटा 55 मिनट आप लोग का वीडियो होगा तो मैं बंद कर दूंगी, चाहे जितना क्वेश्चन हो जाए। टारगेट तो मेरा है कि 100 क्वेश्चन करा दूं। आधा घंटा हो रहा है, शायद हो जाए आप लोगों का। फिर 125 क्वेश्चन में से 100 करा दिए, फिर 25 क्वेश्चन बचेगा, तो एक पार्ट और बन जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं, यानी द फर्स्ट टेम्परेरी टीथ आर। ऑप्शन ए मोलर टीथ जिसे दाढ़े कहते हैं, ऑप्शन बी कैनाइन, ऑप्शन सी सेंट्रल इंसीजर यानी केंद्रीय कृंतक, ऑप्शन डी प्रीमोलर टीथ जिसे अग्रचौड़क कहते हैं। एक सेकेंड, तो इसका आंसर आप बताते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मैम इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय कृंतक। पहले जब बच्चा होता है तो उसके आगे के 2 दांत ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे हाथ में पेन नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डर, उंगली से कर रहे हैं, ठीक। उसके बीच के 2 दांत ऐसे छोटे छोटे निकल जाते हैं, ठीक। हंसता है बच्चा, मुंह खोलता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। नीचे निकलता है ऊपर, क्या आप बताएंगे? शायद नीचे निकलता है, इतना मुझे नॉलेज नहीं। जिनके पास बेबी होगा वो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि मैम नीचे निकलता है कि ऊपर। आप लोग बताइएगा, जब वीडियो चलेगा प्रीमियर में तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है, कि मैम नीचे 2 दांत निकलते हैं कि ऊपर। मुझे नहीं कंफर्म है, ठीक, क्यों झूठ बोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय कृंतक। आप लोग अब यहाँ पे दांत पढ़ लो। आप कहोगे मैम दांत 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इनका हिंदी भी जानना है तो आप जान लीजिए, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क, ठीक है। ये क्या है? ये टाइप ऑफ टीथ है। इनका सूत्र क्या होता है मैम? 21-23/21-23 × 2। बच्चों का सूत्र क्या होता है मैम? क्या होता है? 21-03 बट्टे में मतलब गुणे 2। बच्चों में कौन सा दांत अब्सेंट हो गया मैम? तो ये जो 4 वाला दांत है ये क्या है? आप कहोगे मैम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो बच्चों में पीएम यानी प्रीमोलर वाला दांत अब्सेंट होता है, ठीक है। आपको याद करके चलना है। दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं, यानी 20 दांत होते हैं, ठीक। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे दिया है कितने कितने महीने में कौन सा दांत निकलता है, हम लोग पढ़ ले रहे हैं। जन्म के पश्चात, एक बार देख लें, रिकॉर्डर चल रहा है ना? ठीक चल रहा है। जन्म के पश्चात 6 से 8 माह के शिशु, 6 से 8 माह के बीच शिशु के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। कब? जन्म के 6 से 8 माह के बीच, ठीक। किसी किसी बच्चे के 6 माह में निकल जाते होंगे, किसी के 7 में, किसी के 8 में, ठीक। 2 से 2.5 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक लगभग 20 दांत निकल आते हैं। कितना पूरा होने पे? 2 से 2.5 वर्ष पूरा होते होते लगभग उसके 20 टीथ निकल आते हैं, 20 टीथ। बालकों में दांतों के विकास की न्यू तो गर्भकालीन अवस्था में ही तीसरे माह में पड़ जाती है, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो तीसरे मंथ में ही
दांत बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। किंतु पूरी तरह परिपक्व होकर जन्म के पश्चात 6 से 7 माह बाद ही मसूड़ों से बाहर निकलते हैं। यानी क्या कह रहा है, पूरी तरह से परिपक्व होकर के, मैच्योर होकर के जब 6 से 7 माह का बच्चा हो जाता है, 6 से 7 माह बाद ही मसूड़ों से वो बाहर निकलता। ठीक है, यानी पेट में जब बच्चा रहता है तो प्रक्रिया तभी शुरू हो जाती है, लेकिन निकलता कब है? निकलता है जब बच्चा 6 से 7 मंथ का होने लगता है या हो जाता है। नंबर 1, अस्थायी दांत, जिसे हम टेम्पररी टीथ कहते हैं या टेम्परेरी टीथ कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या 20 होती है। 6 to 7 मंथ से 2.5 वर्ष तक प्रथम अस्थायी दांत केंद्रीय कृंतक निकलता है। केंद्रीय यानी बीज का, और कृंतक यानी आप लोग जान रहे हो कि दांत के प्रकार में ही हो गया। ठीक, ये निकलते हैं। अस्थायी दांत जो है, जिसे परमानेंट दांत कहते हैं, टीथ कहते हैं, यह 6 वर्ष की उम्र में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इनकी संख्या 30 से 32 तक होती है। 6 से 7 वर्ष की उम्र में 1 से 2 स्थायी दांत निकल आते हैं। कितने उम्र में? 6 से 7 वर्ष की उम्र में 1 से 2 स्थायी दांत निकल आते हैं। अगर कोई चाह रहा हो कि मैम हम पूरा स्क्रीनशॉट ले लेते, तो आप लोगों को ये मौका मैं जरूर दूंगी और आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आई थिंक आप लोग ले चुके होंगे। ठीक है, मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका देना चाहती हूँ कि आप लोग इसे अपना नोट्स तैयार करें। ठीक, स्क्रीनशॉट्स मेरे देने का यही मतलब होता है कि आपको मोबाइल में स्टोर नहीं करना है, आपको अपने नोटबुक में अपने हैंड राइटिंग में लिखना होता है। हम लिखते तो पेन से कागज पे हैं, लेकिन छपता मेरे माइंड पे है। ठीक है, आप कभी भी इस चीज को देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं लर्न होगा ना, अगर आप कॉपी पे 3-4 बार लिख लेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाता है। ये मैंने करके देखा है, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, द पीरियड ऑफ 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ इन नोन एज, यानी जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। ऑप्शन 1A इन्फेंसी पीरियड, ऑप्शन बी नियोनेट पीरियड, ऑप्शन सी पार्चुनेट पीरियड, ऑप्शन डी डिलीवरी टाइम यानी प्रसव काल। आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम जन्म से 30 मिनट की अवस्था पूछ रहा है, तो जन्म से 30 मिनट की अवस्था जो होती है क्या कहलाती है? पार्ट्यूनेट कहलाती है। क्या कहलाती है? पार्ट्यूनेट कहलाती है। ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते होंगे, मुझे प्रैक्टिस सेट भी नहीं देखना पड़ता है, सब रटा रटाया है। मैम ये नियोनेट है। नियोनेट क्या है? जन्म से लेकर के 1 माह तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? नियोनेट कहते हैं। फिर 0 से लेकर के 2 साल तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? मैम शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, प्रसव काल क्या होता है? जब बच्चा गर्भ में होता है और उसको प्रेगनेंसी वाला समय होता है तो उसे प्रसव काल कहते हैं। यहाँ देख लो दिया भी है, नियोनेट क्या है और पार्ट्यूनेट क्या है। नवजात अवस्था को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पार्ट्यूनेट अवस्था, तो पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट, इसे पार्चुनेट भी पढ़ते हैं। ठीक है, और पार्ट्यूनेट भी पढ़ते हैं। पार्ट्यूनेट अवस्था वह है जिसमें बच्चे की नाल काटकर बच्चे को मां से अलग किया जाता है। यह अवस्था 15 से 30 मिनट तक होती है। टाइम आप लोग जरूर याद रखिएगा कि 15 से 30 मिनट है तो उसे हम पार्ट्यूनेट कहेंगे, और जो 1 महीना या 2 सप्ताह है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नियोनेट कहेंगे। ठीक है, द पीरियड ऑफ नियोनेट पार्चुनेट अवस्था की समाप्ति के बाद प्रारंभ हो जाती है, जिसकी अवधि हरलाख ने जन्म से 2 सप्ताह मानी है। ठीक है, कितनी मानी है? जन्म से 2 सप्ताह। कहीं कहीं अगर हरलाख ना दिया हो तो 1 महीने को भी सही किया जाता है। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 77, लॉ ऑफ कंजम्पशन फॉर बजट वाज डेवलप्ड बाय, बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा दिया गया, प्रतिपादित किया गया? आप कहोगे मैम ये तो क्वेश्चन बिल्कुल रटा हुआ है। एडम स्मिथ, ऑप्शन बी डॉक्टर एंजल, ऑप्शन सी एम मार्शल, ऑप्शन डी ग्रास एवं क्रैंडल। आप कहोगे मैम उपभोग का नियम, यहाँ पे नाम किसका आ जाता है? एक ही फेमस है, डॉक्टर एंजल का नाम आ जाता है। इन्होंने सेविंग का कोई नियम नहीं दिया है, इसलिए इनका थोड़ा उपहास हुआ, थोड़ी इनकी बेइज्जती हुई। ठीक है, इधर आ जाओ। बजट को ध्यान में रखते हुए 1857 में एक प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री, ये कहाँ की थी? जर्मन की थी। इनका पूरा नाम क्या था? अर्नेस्ट एंजल ने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं पर जीवन स्तर के अनुकूल
व्यय का प्रतिशत निर्धारित किया। इन्होंने उपभोग का नियम भी प्रतिपादित किया। इसे हम मेंजिन का नियम के नाम से जानते हैं। इनके नाम पे इस नियम को रख दिया गया। इस नियम का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें बचत का प्रावधान नहीं है, अर्थात विकल्प भी सही हो जाएगा। यही बचत न होने से इनका बहुत ही उपहास किया गया था। 77। अब इधर आ जाओ आप लोग 78। 78 क्या कह रहा है? विच वन इज अपॉइंटेड टू पीरियड हेल्थ सर्विस इन विलेज, यानी स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए हेल्थ गाइड, ऑप्शन बी हेल्थ वर्कर यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन सी डॉक्टर यानी चिकित्सक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी उपर्युक्त सभी। आप कहोगे मैम स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कौन कार्य करेगा? तो हर गांव में क्या होते हैं? हेल्थ गाइड नियुक्त किए जाते हैं। क्या नियुक्त किए जाते हैं? हेल्थ गाइड नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, इधर आ जाओ आप लोग। सार्वजनिक रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराने, जनसंपर्क तथा जन जन तक सेवाओं को पहुंचाने के दृष्टिकोण से प्रत्येक छोटी इकाई क्षेत्र अर्थात एक ग्राम में हेल्थ गाइड यानी जन स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किया जाता है। यह व्यक्ति उसी ग्राम का तथा वहीं के मान्य व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, अर्थात विकल्प ए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, एस्बेस्टस इज क्या है? एस्बेस्टस है। आपको मैम ये भी क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे फाइबर पूछा है, फाइबर के बारे में, तो आप कहोगे मैम फाइबर के प्रकार पूछा है, ये एस्बेस्टस हो गया। प्राकृतिक में जाएगा, प्राकृतिक में भी कितने भाग होते हैं? इतने में भी कौन होंगे? एक बीज वाला होगा, एक तना वाला होगा, एक पत्ता वाला होगा, एक कौन सा होगा? मिनरल्स होगा। ठीक है, तो मिनरल्स में क्या आ जाएगा? सोना होगा, चांदी होगा, और एस्बेस्टास होगा, और फाइबर ग्लास होगा। ठीक है, यानी शीशा हो जाएगा। बीज वाला में क्या होगा? कपास होगा, कापोक होगा। पत्ते वाले में क्या होगा मैम? पीना होगा, सीसल होगा। और तने वाले में क्या होगा मैम? जिसे बास्ट फाइबर कहते हैं। हेमी होगा, हेम्प होगा, रेमी होगा, कोयार होगा, और क्या होगा? जूट होगा। ये सब क्या हो जाएंगे? और लीलेन होगा। ये सब बास्ट फाइबर यानी तने वाले फाइबर में आ जाएंगे। आप लोग का ये भी रिवाइज एक हल्का समय करा दी। इधर आ जाओ, मैं आप लोग को बहुत ही विस्तार से पढ़ाने वाली हूँ, बट मेरे पास थोड़ा सा टाइम का भी अभाव है। इस समय मेरे स्कूल में कुछ तो इधर उधर हो रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। जैसे मैं समय निकालती हूँ आप लोग को 5 बजे वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा। 5 बजे वाला वीडियो आप लोग के लिए धूम मचाने वाला है। ठीक है, 5 PM पे जो वीडियो आएगा मैं बहुत अच्छे से, अगर टेक्सटाइल मैं लेकर के आऊंगी फिर कंप्लीट टेक्सटाइल आप लोग करोगे। ठीक है, अभी तो मैं इसी में ही सोच रही हूँ एक दिन पूरा आप लोग को टेक्सटाइल का ही केवल करा दूं। ठीक है, जैसा होगा आप लोग बताइएगा। मैं एक दिन टेक्सटाइल करा दूंगी, एक दिन एक्सटेंशन एजुकेशन। अब मैं सोच रही हूँ कि इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आप लोग का करा दूं। पहले ये सारे प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाए, धीरे धीरे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ सोचती हूँ, करती रहूं। 79 का आंसर दीजिए। तो मैम आप कहोगे एस्बेस्टस है, क्या है? प्राकृतिक रेशा है, मानवकृत है यानी मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर है, नेचुरल मिनरल्स फाइबर है, एंड मैन मेड मिनरल फाइबर है। अब देख लो कितने बढ़िया से आंसर पूछा है। एस्बेस्टस क्या है? प्राकृतिक रेशा भी होगा, मानवकृत रेशा नहीं होगा, प्राकृतिक खनिज रेशा भी सही हो सकता है। लेकिन अगर हमें प्राकृतिक खनिज रेशा है तो मैं इसके साथ क्यों जाऊंगी? आप कहोगे नहीं मैम, जब हमें बेस्ट आंसर मिला है। अच्छा, आपको कोई बता रहा हूँ मैं इस कॉलोनी में रहती हूँ। आप कहाँ रहते हो भैया? मैं इस कॉलोनी, झारखंडी कॉलोनी में रहती हूँ। ठीक, तो झारखंडी कॉलोनी, पहले एक बता दी झारखंडी कॉलोनी, ठीक, और एक बता रहा है कि मैं झारखंडी कॉलोनी के, मैं मकान नंबर 112 में रहती हूँ। अब आप समझ गए कि ये आंसर सही होगा कि केवल झारखंडी? आप कहोगे ना झारखंडी कॉलोनी तो बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें मैं कहाँ खोजूंगा? अब 112 मिल गया तो मेरे लिए और इजी हो गया। तो यही ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या होगा? यानी सी होगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। इधर आ जाओ। एस्बेस्टस एक प्राकृतिक खनिज रेशा है, ये जो विधिवत प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, वैराइटीज ऑफ रॉक्स से प्राप्त होता है। इसके चट्टान अधिकतर कनाडा एवं रूस यानी रसिया में पाए जाते हैं। चट्टानों में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं। इसमें एल्यूमिनियम, लोहा तथा कुछ अन्य खनिज पदार्थ भी उपस्थित रहते हैं। अतः विकल्प सी सही होगा।
यह इससे क्या होता है मैम, जो अग्निशमक यंत्र में, सामान्य यंत्र में कार्य करते हैं, यानी फायर ब्रिगेड में जो लोग कार्य करते हैं, उनके वस्त्र इसी के बने होते हैं, इनमें जल्दी आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। देख ले कितना टाइम हो गया, हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। 45 मिनट हुआ है। चलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करना हम लोग का कर्तव्य है। ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ बहुत अच्छे से रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट को, ऑप्शन बी आयरन कैल्शियम को, ऑप्शन सी आयरन को, ऑप्शन डी कैल्शियम को। अब यहाँ पे आप कहोगे मैम कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में GFG ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्रेक्टोज हो गया। डाइसेकेराइड में SML हो गया, SML का क्या, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च हो गया, हेमी स्टार्च हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, पैक्टीन हो गया, ये पॉलीसेकेराइड हो गया। अब आप कहोगे मैम आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन में क्या होते हैं, जो भी छिलका वाला होता है, जैसे चने का छिलका हो गया, राजमा का छिलका हो गया, जो भी ये छिलका होता है, कैल्शियम और आयरन के अवशोषण में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये जो फाइटेट होता है, राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट लौह तत्व एवं कैल्शियम की उपलब्धता को अवरोधित करते हैं, अतः विकल्प भी सही हो जाएगा। कैल्शियम जो होता है ये भी हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 81। लिलेन फाइबर इज ऑब्सेंट फ्रॉम द स्टीम ऑफ। लिलेन तंतु डैश 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 के तने से प्राप्त होते हैं, यानी किसके तने से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए जूट प्लांट, ऑप्शन बी फ्लैक्स प्लांट, ऑप्शन सी कॉटन प्लांट्स, ऑप्शन डी हेम्प प्लांट। आप कहोगे मैम लिलेन जो होता है फ्लैक्स के पौधे से बनता है, हेम्प तना वाला फाइबर है। ठीक है, लिलेन भी बास्ट फाइबर है, जूट भी बास्ट फाइबर है, कपास क्या है, सीड फाइबर है। एक और क्या सीड फाइबर है, तो कपास के साथ साथ कापोक भी होता है, कॉकस से दोनों होता है। लिलेन के रेशे फ्लैक्स नाम के पौधे के तने यानी स्टेम से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा वार्षिक यानी एनुअल होता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? लिनम यूसीटेटिशियम होता है। क्या होता है? लिनम यूसीटेटिशियम होता है। लीलन की खेती मुख्यतः 2 उद्देश्यों से की जाती है। उद्देश्य दिया है क्या? इधर दिया होगा, इधर देख लो क्या है। बीज प्राप्त करने के लिए और नंबर 2 रेशे प्राप्त करने के लिए। बीज से क्या होता है? इनके बीज से तेल निकलता है, पेंट, वार्निश, पॉलिश, चिकने कपड़े आदि बनाए जाते हैं। रेशे प्राप्त करना, किस किस पर्पज से हम रेशे प्राप्त करते हैं? नीले फूल वाले लीलेन उत्तम कोटि के लीलेन होते हैं। किस कलर का जो फ्लावर होता है? तो आप कहोगे मैम ब्लू कलर का जो लीलेन का फ्लावर होता है उससे बेस्ट क्वालिटी के फाइबर बनते हैं, और जो व्हाइट कलर का होता है लीलेन उससे निम्न कोटि के कपड़े बनाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। हम लोग आगे बढ़ चले, 82 का आंसर करते हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 2006। आप कहोगे मैम बाल विवाह निरोधक अधिनियम कौन रोका था? बाल बच्चों के लिए कौन होता है? हमने आप लोगों से बताया था, एक ट्रिक भी दिया था, जो ट्रिक याद होगा तो आप लोग बता सकते हैं इस ट्रिक को किसने दिया था। आप कहोगे मैम हमने क्या कहा था कि शारदा देवी होती हैं। शारदा तो आदमी का नाम है, हरविलास शारदा ने किया था। पहले आप लोग को मैं सन बता दूं फिर आगे निकल चले। 1929 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1929 में। हमने आपसे क्या कहा था कि शारदा अधिनियम शारदा हरविलास शारदा उनका नाम है, उनके नाम पे अधिनियम लाया गया और उसी में बाल विवाह को रोक लगाया गया। तो शारदा कौन है? शारदा देवी माता है, और देवी माता बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत कार्य करती हैं। आप लोग क्या है, जब नवरात्रि आता है तो आप लोग देखते होंगे एक रूप माता का क्या होता है, शारदा वाला भी होता है, शारदीय पता नहीं क्या होता है, नवरात्रि होता है। ठीक है, तो उसी में एक क्या है, माता जो होती है छोटी बच्ची का रूप ले लेती है। इस तरीके से आप कुछ को रिलेट करके कुछ भी आपको याद करना है। ठीक है, हम लोग का दिमाग क्या है, बेवकूफी करता है। ठीक है, जब उसे बेवकूफ बना करके कोई चीजें समझाओ ना तो समझ जाता है। ठीक, तो इधर आ जाओ। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ।
लड़कियों के विवाह की आयु 14 ईयर एंड लड़कों का 18 ईयर तय की गई, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 इयर्स और लड़कों के लिए 21 ईयर कर दिया गया। इसके प्रयोजक हरविलास शारदा थे। देखिए यहाँ पे आ गया, कौन थे? हरविलास शारदा थे। इन्हीं के नाम पे शारदा अधिनियम का नाम पड़ा। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 83, TMU क्या हो गया? टाइम मेजरमेंट यूनिट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंड, यानी समय मापक इकाई जिसे टाइम मेजरमेंट यूनिट कह रहे हैं। एक सेकंड का कितना भाग होता है? ऑप्शन ए 0.0036 यानी 0.0036 है। ऑप्शन बी 0.00036 है। ऑप्शन सी 0.0006 है। ऑप्शन डी 0.036। आप कहोगे मैम ये आंसर बहुत ही कठिन में कठिनों में कठिन हो सकता है, अगर जो से ना आ रहा हो तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी 0.036। ठीक है, टाइम वॉच तकनीकी जिसे टाइम मेजरमेंट यूनिट कहते हैं के द्वारा एक सेकंड के 0.036 को भाग तथा एक मिनट का देख लो कितना भाग माना गया है, 0.0001333 भाग को मापा जा सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका जरूर बना लीजिएगा। इससे समय मापन की माप बिल्कुल सही ढंग से हो जाती है तथा किस कार्य में कितना समय लगा है इसका मापन सबसे उचित ढंग से हो जाता है। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? 84 मैं सोचती हूँ आंसर ना देखिए, ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं से देखी जाता है। 84 का आंसर कर दें। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है। नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड इज, ऑप्शन ए 80 mg क्या पर 100 ml ब्लड। ऑप्शन बी 80 से 120 mg पर 100 ml ब्लड। ऑप्शन सी 80 to 120 mg पर 1000 ml ब्लड। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा 80 से, इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से किस में से? आप कहोगे मैम 120 में से होगा, लेकिन इधर का 80 120 तो होगा, लेकिन इधर का मात्रा जो है ये गड़बड़ ये चल रहा है, तो आपको गड़बड़ में नहीं फंसना है। आपको अपना आंसर कर देना है कि मैम 80 से 120 प्रति 100 ml जो होगा यही आंसर हो जाएगा। तो यही सही है, आप सही आंसर दे पाए हैं। यहाँ पे कोई विस्तार से नहीं दिया हुआ है। कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? आप लोगों को मैं बता दूं ये मेरा गलत हो गया था। आप सोचोगे मैम आपका ये गलत हो गया था, ये तो कोई भी बता देगा। मैं पता नहीं कैसे मैं पागल हो गई कि मुझे ये लगे ना कि कांथा कहाँ का है, मुझे ये लगे कि कांथा पता नहीं मैं कहाँ का लगा करके आई थी, मुझे लगे बिहार का है, कैसे बंगाल दे दिया, ऐसा कुछ मेरे अंदर कंफ्यूजन आ गया था एक, कि जैसे लगे ना कि मैं एकदम कंफ्यूज हो गई हूँ। चाहे जितना भी पढ़ी मैं इसका आंसर ही नहीं लगा पाई। तो क्या है? ऑप्शन ए पंजाब होगा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन सी बंगाल होगा, ऑप्शन डी गुजरात होगा। आप कहोगे मैम 85 का आंसर आपका हो जाएगा कांथा तो होगा, कहाँ का होगा? बंगाल का होगा, यानी सी सही हो जाएगा। ये आप लोग भी जान रहे होंगे कि मैम कांथा बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई कला है। कांथा से तात्पर्य पैबंद लगा वस्त्र। पैबंद यानी क्या होगा? पैबंद जैसे मान लीजिए ये हमने कपड़ा रखा है, ये क्या है? ये हैंकी है, रुमाल हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, बीच में हम एक फ्लावर इस तरीके से बना दिए हैं। तो आप कहोगे मैम ये जो फ्लावर है ये मेरा कपड़ा व्हाइट है और ये फ्लावर रेड कलर का ये है, तो ये कपड़ा रेड कलर का मैं ऐसे टुकड़ा टुकड़ा काट करके रखी रहूंगी और इसी फूल पर ले जा करके मैं चारों तरफ से ऐसे ऐसे सिलाई लगा करके मैं इसे क्या करूंगी? फिक्स्ड कर दूंगी। यही क्या है? पैबंद लगाना होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। कांथा मुख्यतः बंगाल की स्त्रियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसमें फटे पुराने वस्त्रों जैसे साड़ी, धोती, चादर, टेबल क्लॉथ, पेटीकोट इत्यादि को कई तहों में व्यवस्थित करके एक नया रूप दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ केथरी होती है, ठीक है, गुदड़ी होती है, इसी तरीके का वहां का कांथा होता है। ठीक है, लेकिन पैबंद लगाने का मतलब हो गया ऐसे करके हम लोग जो भी डिजाइन बना देते हो क्या होता है? पैबंद होता है। क्वेश्चन नंबर 86, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। क्या है ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई? ऑप्शन ए जूल है, ऑप्शन बी
किलो कैलोरी है, ऑप्शन सी किलो जूल है, ऑप्शन डी कैलोरी है। आप अपना आंसर कर दें। आप कहोगे मैम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी, तो जब इंटरनेशनल की बात आ जाएगी तो आपको क्या सही करना है, आप अपना आंसर फटाक से दे दीजिए। आप कहोगे मैम जूल हो जाएगा। क्या होगा? जूल हो जाएगा। जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लो। ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई जूल है। जूल अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में ये छोड़िए, हम लोग के काम के लिए नहीं है, ठीक। बस आप इतना जान लो क्या है। इधर आ जाओ। ढाका का मलमल का निर्माण होता है। ढाका मलमल हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मसलिन कहते हैं। आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। मसलिन इज मेड बाई। आप कहोगे हम तो मलमल पढ़ के मसलिन कहाँ है, कहाँ से आ गया? तो आपको ये भी चीजें देखकर चलना है कि मलमल को हम मसलिन कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद में रखिएगा, ध्यान में। ऑप्शन ए कॉटन फाइबर होगा, ऑप्शन बी वूलन फाइबर होगा, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल फाइबर होगा, ऑप्शन डी सिल्क फाइबर होगा। आप कहोगे मैम 86 का आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए यानी कॉटन फाइबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कॉटन फाइबर। ढाका जो पूर्व में भारत का ही एक अंग था, अब बांग्लादेश की राजधानी हो गया है। पहले बांग्लादेश भी हम ही लोगों का था, जब बट गया तो बांग्लादेश अलग हो गया, ठीक। कह तो रहा है भारत का एक अंग था, ठीक है। ढाका के मलमल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरे थान को केवल एक छोटी सी अंगूठी से निकाला जा सकता है। ढाका का मलमल सूती रेशों से बनाया जाता है। वस्त्रों के गुण, उसकी सुंदरता, अलौकिकता एवं उत्कृष्टता के आधार पर कलाकार उन्हें विविध प्रकार के सुंदर सुंदर नामों से अलंकृत करते थे, जैसे आब ए रवा। इन सारे अर्थों शब्दों का मतलब आपको जरूर आना चाहिए। आबे रवा का मतलब क्या हुआ? एक किनारे आप लिखोगे आबे रवा, फिर डैश करके क्या लिखोगे? बहता हुआ पानी, यानी फ्लोटिंग वाटर। फिर एक किनारे क्या लिखोगे? बफते हवा, यानी फ्लोट हवा, ठीक है, यानी हवा से भी हल्का। इसके आगे डैश करके आप क्या लिखेंगे? मतलब हवा से भी हल्का, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? शबनम। शबनम का मतलब क्या हुआ? ओस के कण। आप लोग ओस देखते हो, शीत देखते हो ना, कैसे कैसे ऐसे पत्तियों पे घास पे टंगा होता है, कितना बढ़िया चमकता है, जैसे सनलाइट आती है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ? शबनम हो गया, जिसका मतलब हो गया ओस के कण, मलमल खास, ठीक है। उपरोक्त सभी वस्त्र ढाका के मलमल के विभिन्न प्रकार हैं, अर्थात विकल्प ए सही होगा। प्रश्न पूछता आबे रवा का मतलब क्या हुआ, तो आप बताओगे कि आबे रवा का मतलब बहता पानी हो गया, और बहते हवा का मतलब क्या हुआ? यानी हवा से भी हल्का हो गया। शबनम का मतलब क्या हुआ? ओस के कण हो गया। इसी तरीके से आपसे मतलब से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इधर आ जाओ, हम लोग फिर एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन आ गया। शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना किसका कार्य होगा? अभी आप लोगों को पीछे मैंने पढ़ाया कि ये सब विस्तार शिक्षा का क्या है, विशेषताएं हैं। तो आप कह दोगे मैम ये सब क्या हो जाएगा? प्रसार शिक्षा का है, क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें किस में करेंगे हम? प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन में करेंगे। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, जिसके माध्यम से वे अपने ही स्थानीय परिस्थितियों में रहकर, यानी मैं अपने गांव में ही रहकर, अपने शहर में ही रह करके ज्ञानार्जन करेंगे, अपने स्वयं के प्रयासों से ही रोजगार प्राप्त कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सकते हैं, तथा अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर यानी लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचा उठा सकते हैं। अतः विकल्प भी सही हो जाएगा। फटाफट आप लोग आंसर कर लें, शायद हम लोग का जितना टाइम होता है हो चुका है। 89 का आंसर कर दें। मिलावट कहते हैं, एडल्ट्रेशन से क्या है? बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को कहेंगे, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को कहेंगे, ठीक है। नंबर सी क्या है? छोटा करते हैं। नंबर सी क्या है? अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को कहेंगे। उपर्युक्त सभी, तो आप कहोगे मैम सभी हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले चुके होंगे। अब मैं जूम करती हूँ। मिलावट निरोधक अधिनियम, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में आया। कब आया? 1954 में। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म, तो आप कहोगे मैम पीएफए हो गया। में भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था मिलावट निरोधक अधिनियम, जिसे पीएफए भी कहा जाता है। मिलावट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाना,
भोजन के मूल्यवान तत्व को निकाल लेना, जैसे काली मिर्च है उसमें पपीता के बीज को मिला देना, ठीक है। और यहाँ पे लौंग है, लौंग का तेल निकाल लेना, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, लौंग है, क्लोव है, उसमें से हमने तेल निकाल दिया और ऐसे क्या किया, लौंग को आपको दे दिया। फिर क्या है, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य के स्थान पे कम गुणवत्ता वाले सामान को बेच देना। हम क्या है, केसर ले आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, बढ़िया वाला रख लिए और उसमें भुट्टे का बाल मिलावट करते हैं, वो मिला करके डाल दिए, तो क्या हो गया, कम गुणवत्ता वाली चीजें हो गई। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, वाले सामान को बेचना अर्थात सब मिलावट के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण के लिए पीसे मिर्च में ईंट का चूड़ मिला देना, काली मिर्च में पपीते का बीज मिला देना, दूध में पानी मिलाकर बेच देना, ये सब क्या है, उद्देश्य पूर्ण से ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, 10 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे फटाफट, आप लोग थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा लें। वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किसके नाम से प्रख्यात है? ऑप्शन ए हाइजीन है, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य है, ऑप्शन बी प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ है, ऑप्शन डी प्रिवेंटिव सोशल एंड सोशल मेडिसिन है। आप बता दो क्या हो जाएगा आंसर इसका, आपको फटाफट आंसर दे देना है। आप कहोगे मैम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन हो जाएगा, ये इसका आज प्रेजेंट टाइम में नाम है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान को प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामान्य निवारक दवा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली बीमारी रोकने और समुदायों और परिभाषित आबादी के स्वास्थ्य के प्रबंध पर केंद्रित है। ये चिकित्सक जनसंख्या आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कौशल को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक रोकथाम उन्मुख नैदानिक अभ्यास के साथ ज्ञान के साथ विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को जोड़ते हैं। इधर आ जाओ आप लोग। प्लेसेंटा पीरियड इज, मैं आज यहाँ ट्रिक नहीं बताऊंगी, मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराना है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है, पेरेंटल, पेरेंटल पीरियड इज, पेरेंटल, प्रेनेटल, प्रेनेटल, प्रीनेटल है, प्रीनेटल है ना, हाँ प्रीनेटल, ठीक। प्रीनेटल पीरियड इज गर्भकालीन अवस्था होती है, हम भी कहेंगे ये क्या पढ़ रहे, ठीक। क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, कंसेप्शन टू 2 वीक यानी गर्भधारण से 2 सप्ताह, कॉन्सेप्शन टू बर्थ गर्भधारण से जन्म तक, कॉन्सेप्शन टू 8 वीक गर्भधारण से 8 सप्ताह, बर्थ टू 14 वीक्स यानी जन्म से 14 सप्ताह। अब आप बता दे गर्भकालीन अवस्था क्या है। 91 का आप कहोगे मैम गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण से जन्म तक होती है। कब तक होती है, गर्भधारण से लेकर के जन्म तक होती है, ठीक है, यानी कॉन्सेप्शन टू बर्थ तक होगी। विस्तार से देख लो, गर्भकालीन अवस्था जिसे यह अवस्था गर्भधान से जन्म तक के समय को मानी जाती है। गर्भकालीन अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। बीजावस्था जिसे जर्मिनल स्टेज या पीरियड कहते हैं, ऑप्शन बी भ्रूणावस्था जिसे एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं, गर्भावस्था जिसे फीटल पीरियड कहते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 92। खत्म हो गया क्या, एक सेकंड आप टाइम दे दे मुझे, एक पेज इधर उधर हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, DWCRA जिसे हम ड्वाकरा पढ़ते हैं कब इम्प्लीमेंट हुआ था? सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा कौन क्रियान्वयन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, जिला परिषद यानी जिला परिषद, नन ऑफ द अबव यानी कोई नहीं। आंसर दिख रहा है कि मैम ये कौन करेगा, गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाली महिलाएं, गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पावर से नीचे जो महिलाएं जीवन यापन कर रही हैं, उनकी आर्थिक या सामाजिक विकास के लिए यह विशेष पहल है। इसका लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार हेतु साधन उपलब्ध कराना है जिससे शिशु विकास की भी हो सके। ड्वाकरा की स्थापना सन 1982 में की गई। ग्राम शिविका या ड्वाकरा उप परियोजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से होता है, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 93 जल्दी जल्दी कर लें आप लोग। संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी, किसने की थी सिंथेटिक डाई की खोज? विलियम हेनरी पार्किन ने, ऑप्शन बी मोरे ने, ऑप्शन सी जेटी डिक्सन ने, ऑप्शन डी जॉर्ज ओडेमर्स ने। आप कहोगे मैम ये तो बहुत ही क्लियर सबको रटा हुआ होता है, विलियम हेनरी पार्किंस ने इसका क्या किया था, खोज किया था। रंग 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं आप लोग को पढ़ा दूं, ठीक, आप लोग ले रहे होंगे। यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रंग और संश्लेषित रंग। सन 1856 में संश्लेषित रंग का आविष्कार हुआ, इसका श्रेय विलियम हेनरी पार्किन को जाता है। संश्लेषित रंग विविध रंगों एवं शेड्स में उपलब्ध होते हैं तथा प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। इनका उपयोग सरलता एवं
सफलतापूर्वक किया जा सकता है, अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा एक वेट रंजक है? ऑप्शन ए हल्दी यानी टर्मरिक है, ऑप्शन बी साल्ट यानी नमक है, ऑप्शन सी पोलतार है, ऑप्शन डी इंडिगो है। आप बता दें क्या होगा। आप कहेंगे मैम 94 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा 94 का आंसर, आप लोग बता दें। 94 का आंसर हो जाएगा मैम डी, यानी इंडिगो क्या है, वेट रंजक है। इसको बहुत अच्छे से दिया, आप लोग यहाँ देख लो। संश्लेषित रंग के प्रकार हैं, अम्लीय है, क्षारीय है एंड उदासीन है। अम्लीय के उदाहरण क्या हैं? कार्बन युक्त सोडियम तथा कैल्शियम ऊनी वस्त्र पर। क्षारीय क्या है? कार्बन के नमक यानी रेशमी एवं सेलुबल वस्त्र सेलुलोज वस्त्रों पे क्षारीय होगा। उदासीन है प्रत्यक्ष रंग, विकसित रंग, गंधक रंग एंड बैट रंग। ठीक है, इधर आ जाओ। बैट रंग के भी 3 समूह है, इंडिगो, इंडिगोसोल तथा आल्गोसोल, एल्गोसोल, एंथ्राक्विनाइड और सल्फर, अर्थात डी सही हो जाएगा। आप लोग एक बार छोटा कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आप लोग ले चुके होंगे, ठीक, आप लोग ले चुके होंगे, ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 95, जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन कर लें। जायगोट क्या है या किसे कहते हैं? ऑप्शन ए स्पर्म यानी शुक्राणु को, ऑप्शन बी ओवम यानी अंडाणु को, ऑप्शन सी न्यू सेल यानी नया कोष को, ऑप्शन डी क्रोमोसोम्स को। आपका आंसर हो जाएगा मैम न्यू सेल यानी नया कोष को कहते हैं। पुरुष शुक्राणु और स्त्री अंडाणु के संयोग से नए जीव यानी जायगोट का विकास प्रारंभ होता है। अंडाणु का निर्माण डिंब ग्रंथियों जिन्हें ओवेरीज कहते हैं तथा शुक्राणु का निर्माण पुरुषों के वृषण यानी टेस्टिस में होता है। शुक्राणु और अंडाणु के संयोग की क्रिया को गर्भाधान यानी सेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यहीं से शिशु विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात विकल्प सी सही हो जाएगा। 96 का आंसर करें। 4 क्वेश्चन और है लास्ट आप लोगों का। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या रखा गया? आप लोगों ने अभी देखा कि स्वास्थ्य सुरक्षा का नाम बदल के क्या रखा गया है, और आप लोग यहाँ पे देख लो पर्यावरण स्वच्छता। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग रट डालिएगा। ऑप्शन ए मेंटल हेल्थ, ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल हेल्थ, ऑप्शन सी पॉजिटिव इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी प्योर इन्वायरमेंट यानी मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य, शुद्ध स्वास्थ्य। आप कहोगे मैम ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आया था आपके किस में? ये हो जाएगा मैम पर्यावरण स्वास्थ्य, उसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदल करके पर्यावरण स्वस्थ रखा गया है। आप लोग ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन का आप लोग का नाम बदला हुआ मिला है। मलमल कपड़े के एक टुकड़े की धागों की संख्या यदि 64 इंटू 60 है, ओफो अब यही बचा था होने के लिए, जितने जल्दी हो। 1 सेकेंड भाई, कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी हो रहा है। ठीक, तो क्या कहोगे आप कहेंगे मैम जो 64 इंटू 60 है तो ये खराब संतुलन होगा, या वेल बैलेंस यानी अच्छा संतुलन, यानी वीक बैलेंस यानी कमजोर संतुलन, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम अच्छा संतुलन होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो आप लोग। 98 का होगा वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होगी? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, पिजन चेस्ट यानी कबूतर छाती, रिकेट्स यानी अस्थि विकृत। आप कह दो मैम ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। ठीक है, किसमें? वयस्कों में। ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धावस्था में, रिकेट और कबूतर छाती बच्चों में होता है। ठीक है, इसका आंसर आपको मिल गया। यहाँ पे देख लो, हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा अन्य सभी खनिज लवणों से ज्यादा होती है। हमारे शरीर में 4% मिनरल से में 2% कैल्शियम का 99% हड्डी व दांतों में होता है। 1% हमारे रक्त में होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों का विकास रुक जाता है। इसकी कमी से बच्चों में टिटैनी नामक बीमारी हो जाती है तथा वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस तथा महिलाओं में ऑस्टियोमलेशिया। इन दोनों बीमारियों के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल की भूमिका होती है, अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 अब 99 फटाफट आप लोग कर लें। आप कहोगे मैम यही करते करते हम लोग का बहुत ज्यादा टाइम हो गया। चलो 99 का आंसर करें। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ग्रासम क्रैंडल का, ऑप्शन बी कोटजिन का, ऑप्शन सी राजमल पी देवदास का, ऑप्शन डी इरिनो पिनहोम का। तो आप कहोगे मैम कोटजिन का हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। गृह प्रबंधन एक मानसिक व सतत प्रक्रिया है। इसमें गृहिणी कम से कम संसाधनों का उपयोग करते हुए बेहतर ढंग से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। इस प्रकार
पी देवदास ने क्या कहा, गृह प्रबंध की तुलना बांध से कर दी। लिचफील्ड ने क्या कहा, होम मैनेजमेंट को साइकिल ऑफ एक्शन कहा। पोर्टजिन ने गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का इस टेस्ट सीरीज का। फिर 25 क्वेश्चन बचेगा, हम लोग फोर्थ पार्ट में लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है, क्या होगा? ऑप्शन ए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन का विघटन। ऑप्शन सी, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन। ऑप्शन डी, अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। 100 का आप आंसर दे दें। आप कहोगे मैम यही करते करते हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 100 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा? सी हो जाएगा, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन। ठीक है, समय थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट करीब हो चुका है। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइको अपव्यन कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आपको अगर वीडियो पाना है, ऐसे अगर मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करनी है, तो जो लोग क्लास को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड क्या करते क्लास को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं, कैसा मेरा प्रयास लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग कुछ भी करते हो उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, फिलहाल होने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना प्यार बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।